जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का आज का टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल। हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल समाप्त कर चुके हैं लोग, तो इसमें आज से ये भारत का भूगोल का सीरीज चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। पहला टॉपिक है हिमालय यानी कि भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान और कहीं पर प्राचीन पठान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वह कितने हिस्सों में बांटा गया है उसको देखते हैं लोग। 10.7% पर्वतीय भाग। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर 10.7% पर पर्वतीय भाग हैं, 10.6% भाग पर पहाड़ी भाग हैं, 27.7% पर पठारी भाग है और 43% पर मैदानी भाग है। और इसमें 10% और ऐड करेंगे लोग मरुस्थलीय भाग को 10% और ऐड करेंगे लोग। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत को कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है। तो भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय द्वीप। अब इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं हम लोग। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर यानी कि सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई तक इसका विस्तार है और 6000 मीटर ऊंचाई तक इसका विस्तार है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर है। यानी कि एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से सबसे ऊंची अधिक चोटियों में से 92 इसी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में शामिल हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। पर्वतमाला का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर तक है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। इसका लंबाई लगभग 600 मीटर तक है। कितना है, 600 मीटर तक। उसके बाद है बृहत या आंतरिक हिमालय, यह 6100 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 6100 मीटर तक यह फैला है। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, यह 300 मीटर तक फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर तक यह फैला हुआ है। उसके बाद है ट्रांस हिमालय, यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है, तो यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का भाग अधिकांश भाग कहाँ पे है, तिब्बत में। इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है। किस हिमालय को तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है, यानी कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ आती है जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी, 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई K2 की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है। K4 गैसरब्रुम प्रमुख चोटी है। K4 यहाँ की प्रमुख चोटी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है, यानी कि इसे गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर हैं। तो पहला ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, यह 72 किलोमीटर में फैला हुआ है। बियाफो ग्लेशियर यह 63 किलोमीटर में फैला हुआ है। बाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर में। हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर में। काराकोरम श्रेणी पामीर की घाट से मिलती है। काराकोरम श्रेणी किससे मिलती है, तो पामीर की घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी का नाम क्या है, राकापोशी। और यह कहाँ स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सुयोक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है।
ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से ही हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है, तो अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टर्शियरी, यहाँ पे टर्शियरी होगा, यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन यानी कि हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किससे लाइन द्वारा अलग होते हैं, तो सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पे K2 की स्थिति दिखाया गया है। K2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और K4 कहाँ पे है, गैसरब्रूम यहाँ पे है। K2 की स्थिति दिखाया गया है। और जो हम लोग 4 भागों में बांटे हैं लोग हिमालय का, तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रांस हिमालय के बाद ये बृहद हिमालय हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा नंबर लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय का भाग। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय अगला टॉपिक है। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान, सर्वोच्च, हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। इसका कितना नाम है अन्य, तो इसका अन्य 4 नाम है। जैसे इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और इसे मुख्य हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। जो बृहद हिमालय है यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित होते रहते हैं, यानी कि यहाँ हमेशा बर्फ़ गिरते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार देखते हैं लोग। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, और यह कहाँ पे है, तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा सागरमाथा भी कहते हैं, यानी कि चामोलुग्मा या सागरमाथा भी माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। एवरेस्ट की चोटी को तिब्बती भाषा में चोमुलुग्मा, एवरेस्ट की चोटी को तिब्बती भाषा में चोमुलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी होता है। चोमुलुग्मा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जेमू हिमनद। इसकी लंबाई कितनी है जेमू हिमनद की, तो 20 किलोमीटर। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई कितनी होती है, 3 से 5-6 किलोमीटर तक होती है। यह गंगा यमुना का उद्गम स्थल है। यह गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल कौन है, तो बृहद हिमालय। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं, यानी कि बृहद हिमालय में अनेक दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर में जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा देखने को मिलता है। बृहद हिमालय की चोटियाँ, यानी कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, तो उसको देखते हैं लोग। नंगा पर्वत, कामेट चोटी, नंदा। उसके बाद जो नेपाल में है धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद है मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। ये सब कहाँ पे हैं, ये सब नेपाल में स्थित चोटियाँ हैं। उसके बाद है नामचा बरवा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कामेट पर्वत, नोट देखते हैं लोग, नोट में क्या कर रहा है कि कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ स्थित है। अब है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर तक है तथा चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। पीर पंजाल श्रेणी जो है इसका मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर जाया जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटन स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग यानी कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जगह, और उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहते हैं इन्हीं घास को। प्रमुख घाटी कौन कौन सी है, तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। उसके बाद है शिवालिक हिमालय को उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या पदस्थली भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या पदस्थली भी कहते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा
हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल में डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। शिवालिक हिमालय है जो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं जिसे पश्चिम में दून घाटी यानी कि जैसे कि देहरादून, पूरब में द्वार हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में अराकान पर्वत से मिल जाती है। यह पश्चिम में किससे मिलती है तो सुलेमान पर्वत से, और पूरब में अराकान पर्वत से मिल जाती है। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि शिवालिक हिमालय पश्चिम में सुलेमान पर्वत से मिल जाती है और पूरब में अराकान पर्वत से मिल जाती है। उसके बाद शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नाम से जाना जाता है तो डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे अंडमान कहा जाता है। अब यहाँ पे हिमालय को कौन कौन सी लाइन अलग करती है उसको देखते हैं लोग। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच जो लाइन है, यानी कि ये दोनों हिमालय किस लाइन के द्वारा अलग होते हैं तो उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन। उसके बाद है बृहत हिमालय और मध्य हिमालय। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सी लाइन है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहत हिमालय और मध्य हिमालय अलग होते हैं। उसके बाद है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन सीमांत दर्रा अलग करती है। कौन सा अलग करता है तो इस दोनों के बीच की काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मेन सीमांत दर्रा। इसे इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कौन सा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। तो इसमें प्रादेशिक विभाजन में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है तो 4 भागों में। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। सर सिडनी बुर्राड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों के आधार पर मानकर किया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के प्रादेशिक जो विभाजन हुआ है वह किस आधार पर किया गया है तो घाटियों के आधार पर किया गया है। तो इसमें पहला है पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो ये विस्तार पूछता है कि पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है। तो विस्तार में सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग पंजाब हिमालय कहलाता है और इसकी लंबाई कितनी है 56 किलोमीटर से लेकर 570 किलोमीटर तक। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय में किसकी खेती की जाती है तो जाफरान की खेती की जाती है। करेवा किसे कहा जाता है तो करेवा वह होता है चिकनी चट्टानी मिट्टी को करेवा कहा जाता है। चिकनी चट्टानी मिट्टी को करेवा कहा जाता है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय। विस्तार इसका देखते हैं लोग, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है कुमायूं हिमालय का तो सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिमी भाग ही कुमायूं हिमालय कहलाता है। पश्चिमी भाग से तात्पर्य क्या है तो गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग का कुमायूं हिमालय कहलाता है। पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा क्या है अधिक ऊंचा है पंजाब हिमालय। उसके बाद है पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यानी कि पहला हम लोग जो पढ़े हैं लोग कि पंजाब हिमालय उससे कुमायूं हिमालय अधिक ऊंचा है। जो यह कुमायूं हिमालय है इसकी ऊंचाई पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक है। नंदा देवी इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7817 मीटर है। कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है, यानी कि कुमायूं हिमालय का सर्वोत्तम शिखर का नाम क्या है नंदा देवी, जिसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी है 7817 मीटर। उसके बाद है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी तथा महानदी यानी कि यहाँ पे तीस्ता भी हो जाएगा, तीस्ता नदी के बीच स्थित है नेपाल हिमालय और इसका विस्तार 800 किलोमीटर तक है। इसका नेपाल हिमालय का विस्तार कितना है तो 800 किलोमीटर तक के है। उसके बाद है असम हिमालय। इसका विस्तार देखते हैं लोग, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ एक और नदी ऐड किया जा सकता है दिहांग नदी।
दिहांग नदी भी हो यहाँ पे भी आ सकता है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी तक के असम हिमालय कहलाता है। उसके बाद है अगला टॉपिक हम लोग का उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पंजाब आता है, हरियाणा आता है, यूपी, बिहार, बंगाल और असम। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल और असम उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान को विशाल मैदान कहलाता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर का विशाल मैदान की? तो 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो 100 से 150 किलोमीटर तक। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 6 भागों में बांटा जाता है। विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है। पहला हो जाएगा भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर यानी कछाई प्रदेश, रे या कल्लर, उसके बाद है डेल्टा प्रदेश। भाबर देख लें लोग, भाबर प्रदेश क्या होता है? यह शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। जो भाबर प्रदेश होता है वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ पे नदियाँ, भाबर प्रदेश में नदियाँ समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद है तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। जो तराई प्रदेश होते हैं वहाँ पे अधिकांश भाग दलदली पाए जाते हैं। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्रणाली पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। तराई प्रदेशों में किसका प्रकोप होता है? तो मच्छरों का प्रकोप होता है। अगला है कॉप प्रदेश। काप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। जो काप होती है क्या होती है? तो रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है ये। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो काप प्रदेश है उसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। पहला है खादर मिट्टी। पहला क्या है? खादर मिट्टी। दूसरा है बांगर मिट्टी प्रदेश। खादर मिट्टी क्या होता है? खादर मिट्टी प्रदेश जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे खादर मिट्टी की संज्ञा दी गई है। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। जो खादर मिट्टी प्रदेश होते हैं उसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकड़ युक्त होता है। उसके बाद है बांगर मिट्टी प्रदेश। बांगर मिट्टी प्रदेश उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है वह पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है। बांगर मिट्टी प्रदेश में पुरानी काप ही मिट्टी पाई जाती हैं। उसके बाद है रे क्या होता है? बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहां सिंचाई के कार्यों की अधिकता होती है वहीं पर कहीं कहीं पर एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे रे या कलहर कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। उसके बाद है डेल्टा प्रदेश। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि कौन से क्षेत्र किस तरह होते हैं। तो ये हो गया हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, उसके बाद ये नदियाँ सीधे बहने लगती हैं। उसके बाद इस तरह का नदियों के रास्ते में जहाँ पे स्थान मिलते हैं उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर के बाद ये हो जाता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बाद जब नदियाँ मैदान में आती हैं तो मैदान के
इस वाले भाग को खादर मिट्टी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद खादर मिट्टी के बगल में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे भांगर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। उसके बाद है उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र का मैदान। सिंधु नदी तंत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन पांचों नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। पांचों नदियों का संगम कहाँ पे होता है पाकिस्तान में? तो मिठानकोट नामक जगह पे होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में किसकी संख्या बहुत अधिक है? तो दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। पहला देखते हैं लोग सिंधु सागर दोआब। यह किन नदियों के बीच में बनता है? तो सिंधु और झेलम का दोआब सिंधु सागर दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। दूसरा है झेलम और चिनाब का दोआब। झेलम और चिनाब का दोआब चाई दोआब कहलाता है। चिनाब और राई के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? तो रचना दोआब कहा जाता है। राई और व्यास का दोआब, राई नदी और व्यास के नदी के बीच के दोआब जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ऊपरी दोआब या बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज का दोआब बिस्त दोआब कहलाता है। बारी और सतलज का दोआब क्या कहलाता है? बिस्त दोआब कहलाता है। अगला टॉपिक है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान अगला टॉपिक है, देखते हैं लोग। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई। गंगा का मैदान का विस्तार कितना किलोमीटर तक है? तो 1400 किलोमीटर तक है। और यह कहाँ किस स्टेट तक है? तो हरियाणा में, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक यह फैला हुआ है गंगा का मैदान। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला है। इस मैदान पर क्या हुआ है? तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रति वर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती हैं। भू आकृति दृष्टि से बांगर, यहाँ पे बांगर होगा, बांगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया, यानी कि जो गंगा का मैदान है उसको सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं लोग कौन सा भाग है। तो पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के क्षेत्र में दिल्ली, यानी कि इसका विस्तार, ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में कहाँ तक? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इलाहाबाद, दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र जो होता है ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। उसके बाद दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक क्षेत्र कहलाता है मध्य गंगा का मैदान। स्टेट वाइज देखते हैं लोग, तो उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। उसके बाद है तीसरा निम्न गंगा का मैदान। गंगा को डेल्टाई प्रदेश बिहार प्लस गंगा से लेकर डेल्टाई प्रदेश तक, यानी कि बिहार और बांग्लादेश से दोनों राज्यों में यह फैला हुआ है। इसका विस्तार दोनों राज्यों तक है निम्न गंगा का मैदान का। ऊपरी गंगा का मैदान, इसका विस्तार देखते हैं लोग। अब अगला टॉपिक है हम लोग का ऊपरी गंगा का मैदान। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। पश्चिम में यमुना नदी उत्तरी गंगा मैदान की प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ, यानी कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा, ये नदियाँ उत्तरी गंगा मैदान की भाग हैं, यानी कि उत्तरी गंगा की मैदान में बहती हैं। उसके बाद है मध्य गंगा का मैदान।
उसके बाद है मध्य गंगा का मैदान, इसका विस्तार यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है, यानी कि मध्य गंगा का उदाहरण, मध्य गंगा में कौन सी नदी बहती है, तो इसमें सबसे प्रमुख नदी है जो वह कोसी नदी बहती है। उसके बाद है निम्न गंगा का मैदान, इसका विस्तार देखते हैं लोग कहाँ से कहाँ तक है। तो हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा की डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में तक इसका विस्तार है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल में सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो द्वार कहलाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि असम घाटी को किस मैदान के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसे क्या कहा जाता है, तो असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। यह तीन ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो माजुली द्वीप है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन है, तो यह माजुली द्वीप है। अब अगला लेसन है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि अगला चैप्टर का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। यह 1300 से लेकर 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है कितने वर्ष पुराना है, तो 1300 से लेकर 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले कहाँ पे था, तो मकर रेखा पर था। यह एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। धीरे धीरे भारत खिसकता गया और जाकर तेथित सागर से टकरा गया और वहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। जब वह टकराए तो वहाँ गड्ढा हो गया। हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और जितना कंकड़ पत्थर लाई वह उससे गड्ढे में भरती गईं। अगला टॉपिक है मैदानों का निर्माण। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया। जब भारत किस सागर से टकराया, तो अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया और इतना ज्वालामुखी फूटा कि कई लाख सालों तक ज्वालामुखी फूटता रहा और लावा की कई परत बिछ गई, जिसे ट्रैप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो लावा की कई परत बिछी उसे ट्रैप कहते हैं। और लावा की परतें इतनी मजबूत हो गई कि वो बेसाल्ट बन गई। इससे वह इतनी मजबूत हो गई कि इसके अंदर भूकंप आता है तो वह नीचे ही दम तोड़ देता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में भूकंप एहसास होता है कि नहीं होता है। भूकंप आते हैं बट वहाँ पे एहसास होते नहीं हैं, क्योंकि वह पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र के नीचे भूकंप दब जाते हैं। भूकंप की जो तरंगें होती हैं वह ऊपर नहीं आ पाती हैं। इससे सबसे ज़्यादा लावा महाराष्ट्र के पास निकलते हैं। इससे यानी कि जो ज्वालामुखी आया था उससे सबसे ज़्यादा लावा कहाँ पे निकलते हैं, तो महाराष्ट्र में। इसका मतलब जब यह टकरा रहा था तो इससे पहले ही यह प्रायद्वीपीय पठार टकरा रहा था, तो इससे पहले ही यह तीनों से था, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से था। यहाँ के सब जानवर और पेड़ पौधे दक्कन ट्रैप के नीचे दबकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लावा नहीं गिरा है जितना वहाँ गिरा था। लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाएगी। लावा की सबसे मोटी परत कहाँ देखी जाएगी, तो महाराष्ट्र में देखी जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र में खुदाई करना कठिन है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खुदाई करना आसान है। इसी कारण यहाँ खनन करके कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन वह खनन करना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी खनिज मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जो खनन करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वह पठारी क्षेत्र है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा और वहाँ जो जलीय जीव तैर रहा होगा वो सब वहाँ दबकर मर गए होंगे और यहीं जलीय जीव आगे चलकर पेट्रोलियम बने होंगे। इसी कारण जब अरब सागर को खनन करेंगे तो वहाँ से भी पेट्रोलियम ऐसे ही निकला होगा।
अरब सागर में एक जगह है बॉम्बे हाई। अरब सागर में बॉम्बे हाई है जहाँ से भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है, तो अरब सागर में बॉम्बे हाई से होता है। इसका मतलब जैसे ज़मीन महाराष्ट्र की होगी वैसी ज़मीन अरब सागर के नीचे का भी होगा। जब वहाँ विस्फोट हो रहा था तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते गए और उसके अगल बगल के क्षेत्र की ऊंचाई कम होती गई। इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र में जाके मिल जाना ही घाट कहलाता है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की तुलना करें, उत्तर से दक्षिण की ओर तुलना करें तो दक्षिण का भाग ऊंचा है। जो दक्षिणी भाग है उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग ऊंचा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से दिल्ली और पूर्व में राजमहल पहाड़ियों तक और पश्चिम में गिर पहाड़ियों तथा दक्षिण में इलायची यानी कि कार्डेमम, इलायची की जो पहाड़ी है उसे कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। यह गोंडवाना के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था, अतः यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश से नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। उसके बाद है गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ये सजाया गया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहली पहाड़ी है कच्छ की खाड़ी, उसके बाद आती है मांडव की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी, उसके बाद आती है मांडव की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी, गिर पहाड़ी। ये सब पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी नदियाँ अपवाद के रूप में बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जो नर्मदा और ताप्ती की नदी है वह उसकी बहने की दिशा किस दिशा में होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है, तो पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, यानी कि इन सबसे प्रायद्वीपीय पठार मिलकर बना हुआ है। अब है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं उसको देखते हैं लोग। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी। तो इसमें सबसे पहले है अरावली पर्वत श्रेणी। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक के लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो अरावली पर्वत से श्रेणी है वह किससे पर्वत की उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत की उदाहरण है। जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है।
उसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक के महत्वपूर्ण नदी है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वत पे श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है। इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसलिए यह अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। जो लूनी नदी है वह किस का उदाहरण है, तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो जवाई और सुकरी नदी। गुरान घाट सिरोही एवं जालौर को उदयपुर से जोड़ता है। जो गुरान घाट है वो किससे जोड़ता है, तो सिरोही एवं जालौर को उदयपुर से जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक है, जो पूरब की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। अगला टॉपिक है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा पठार से अलग करने वाली संरचना है। जो मेवाड़ पठार है अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करती है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी की सहायक नदी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बनास नदी को। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ बेसाल्ट की चट्टान में अपक्षरण यानी कि वेदरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा का पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मालवा का पठारी क्षेत्र किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, तो कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत की अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्यांचल के बीच मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा व महोबा तथा मध्य प्रदेश के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर व विदिशा आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट व नीस की चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। किस मृदा का विकास हुआ है, तो लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। जो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। ये जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लोग, ये सब समझना मैप पे समझना सबसे आसान होता है, क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है वह दक्षिणी भारत का भाग है। तो अगर जो खान सर से जो क्लास किए होंगे उनको ये रीडिंग समझ में आता होगा और ये रिवीजन भी समझ में आता होगा, क्योंकि एक बार फाउंडेशन क्लास करने के बाद रिवीजन का ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग रिवीजन वीडियो करते हैं लोग।
मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठारी केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड है। बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। जो यह बघेलखंड का जो पठार है केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्यन श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि विंध्यन श्रेणी, जो विंध्यन श्रेणी की पठार है उसे गुजरात में किस नाम से जाना जाता है तो जोबट हिल कहा जाता है, और बिहार में उसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक के भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती हैं। अब है सतपुड़ा श्रेणी। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भारत के किस भाग में स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी तो मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इससे पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1350 मीटर है। यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है तो धूपगढ़ है। धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है तो 1065, यानी कि 1065 मीटर ऊंचाई किसकी? अमरकंटक की। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊंचाइयाँ दी गई है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है, यानी कि ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो अमरकंटक। अमरकंटक से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। यह एक ब्लॉक पर्वत है। यह जो श्रेणी कौन सा पर्वत है तो ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद है पूर्वी पठार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। छोटा नागपुर पठार को भी पूर्वी पठार में सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार को भी पूर्वी पठार में शामिल किया गया है। तो इसमें पहला भाग इसका देखते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसका विस्तार, छोटा नागपुर का विस्तार कहाँ पे है तो झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इससे पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दामोदर जो नदी है वह रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। यह जो छोटा नागपुर के पठार है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन है तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। इसे नदी पर कौन सी जलप्रपात है तो हुंडरू जलप्रपात है।
छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्विरूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि पैट लैंड कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। जो ये पैट भूमि है वह किससे का उदाहरण है, तो उत्थित भूखंड का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी या महानदी बेसिन, इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रभावित होती है। महानदी यानी कि महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, ईब आदि नदी प्रभावित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ जो बेसिन है उसमें कौन सी क्रम की संरचना देखी जाती है, तो गोंडवाना क्रम की संरचना देखी जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। अगला टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ यानी कि यह उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। जो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है उसका उद्गम स्थल दंडकारण्य पठार ही है। भारत में 3 धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बस्तर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो बस्तर क्षेत्र 3 धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है मालदा गैप। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा या राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इसी डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप पे अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जैंतिया इससे पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि गारो, खासी, जैंतिया के नाम पर ही इन्हीं पर्वतीय श्रेणियों का नाम भी रखा गया है। खासी पर्वतीय क्षेत्र कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। जो मासिनराम है और चेरापूंजी है, यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यह दोनों जगह मासिनराम और चेरापूंजी। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक मेघालय में अवस्थित है। नोकरेक कहाँ स्थित है? नोकरेक की तो मेघालय में स्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटराइट मृदा तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। अगला टॉपिक है दक्कन का पठार। इसका विस्तार तापी नदी। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में बेसाल की चट्टान
यानी कि लावा, बेसाल्ट की चट्टान किससे निर्मित हुए? लावा से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक के महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। अगला टॉपिक है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। बाबा बुदान कर्नाटक का जो पठार है वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्तवानगिरी यानी कि मूलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस के कुद्रेमुख को बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। ऑक्सफोर्ड जो एटलस है उसमें कुद्रेमुख को बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक के ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक के महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। जो मैसूर का पठार है वहीं कावेरी नदी का क्या है? अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात को। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में वराही नदी पर है। जो कुंचिकल जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो वराही नदी पर, वर्तमान स्रोतों के आधार पर। आंध्र का पठार, अगला टॉपिक है आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा का पठार तथा तेलंगाना का पठार को भी शामिल किया जाता है। इस पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार यानी कि दोनों को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रॉयल सीमा का पठार कहते हैं, जहां बेलोकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। जो तेलंगाना का पठार है उसका ऊपरी हिस्सा कैसा है? तो पठारी है और दक्षिणी हिस्सा कैसा है? तो उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में कौन सी झील अवस्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। अगला टॉपिक है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, साउदर्न माउंटेन्स रीजन। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ियाँ आदि आती हैं। यहाँ पे कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं और पर्वतों की स्थिति यानी कि वह कहाँ पे है स्थित है, तो उसको देखते हैं लोग। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु यानी कि दोनों स्टेट में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम पर्वत केरल और तमिलनाडु। पालनी पर्वत ये तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पर्वत कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है सेवराज की पर्वत, तमिलनाडु में स्थित है। जवादी पर्वत ये भी तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। नल्लामारी पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में स्थित है। डोडा बेटा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा। जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदयगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है।
अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुड़ी। जबकि कार्डमम प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। जो कार्डमम है वह प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? तो दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम पर्वत है यानी कि कार्डमम की पहाड़ी है वह किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु की। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सी दर्रा स्थित है? तो पालघाट, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो सेनकोट्टा दर्रा स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पालनी की पहाड़ी में स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अगला टॉपिक है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे और वह दर्रा किस किस को जोड़ता है उसको भी देखते हैं लोग। तो पहला है थालघाट दर्रा, यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। मुंबई और नासिक को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा। उसके बाद है भोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। पालघाट दर्रा, उसके बाद है पालघाट दर्रा, केरल में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पर स्थित है पालघाट दर्रा। सेनकोटा दर्रा यानी कि सेनकोटा गैप, यह केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर लंबाई में है? तो 1600 किलोमीटर लंबाई में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से लेकर 1300 मीटर तक है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। पश्चिमी घाट की कौन कौन सी चोटी प्रमुख है? तो महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंचलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल यहाँ पे ढाल होगा तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीधी नुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख्य यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अन्य पहाड़ी सतहेर नीलगिरी, अन्य पहाड़ी का नाम क्या है? तो सतहेर नीलगिरी। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ का क्रम, यानी कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और उसका क्रम जो है वह उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। इसकी दिशा कैसी है? तो उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आती है नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को कार्डमम की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पूर्वी घाट अगला टॉपिक है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। तो पहला है नल्लामलाई पहाड़ी, बेलाकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागारी पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है जवादी पहाड़ी, श्योराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरूमलाई की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट का जो औसत ऊंचाई है वह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, लगभग 1100 मीटर है। लगभग कितना है तो 1100 मीटर है। पूर्वी घाट के मध्य भाग को 2 समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती है। पूर्वी घाट है उसके मध्य में कितनी समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तो 2, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है। अन्य पहाड़ी गलीकोटा, सिखराम गट्टा, गादुगुल्ला कोंड है। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, सेवराय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत को माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है उसे किस पर्वत के रूप में माना जाता है तो नीलगिरी पर्वत के रूप में माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है उसको देखते हैं लोग। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण है। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत का उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक गड्ढों मिलने के कारण यहाँ तालाबों की क्या है तो अधिकता है, जिससे सिंचाई संभव है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से काली मिट्टी, यहाँ पे काली होगा, काली मिट्टी का विकास हुआ है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है तो कपास की खेती के लिए। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल ऊंचे भागों पर लेटराइट मृदा का यानी कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसाला, चाय, कॉफ़ी आदि की कृषि की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की कृषि होती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है? सदाहरित वन पाए जाते हैं। सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वृक्षों की लकड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं, जिससे पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की आपूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। दामोदर घाटी भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। दामोदर घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। जो भारत, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का रूर प्रदेश, यहाँ पे रूर होगा। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है तो दामोदर घाटी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार हैं। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ व लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रों का निर्माण संभव हो सका है। उसके बाद है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्री तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। भारत का जो तटीय मैदान है उसे कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। तो पहला हम लोग देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच जो निर्मित मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांटा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है तो 4 भागों में। पहला है गुजरात का मैदान या तट। गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ व काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। जो गुजरात का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है तो कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान या तट। कोंकण का मैदान या तट दमन यानी कि महाराष्ट्र से गोवा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण का मैदान। उसके बाद है कन्नड़। कन्नड़ का मैदान या तट गोवा से मंगलुरु के बीच का जो भाग है उसे कन्नड़ का मैदान के नाम से जानते हैं।
उसके बाद है मालाबार का मैदान। उसके बाद है मालाबार का मैदान या तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी केप कमोरिन के बीच का क्षेत्र मालाबार का तट कहलाता है। यहाँ पर सरीसृप, गोड़िया क्रीक, खोरा क्रीक के तटीय इलाके पर स्थित है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह कहाँ पे सबसे चौड़ा है, तो गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जहां गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मलाबार के तटीय मैदान में कयाल को लैगून बोला जाता है। मलाबार के तटीय मैदान में कयाल लैगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के पूनामद्दा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली यानी कि नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है और ये अधिक कटा-फटा होने के कारण पतनों व बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है पूर्वी तटीय मैदान। अगला टॉपिक का नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला है उत्कल तट, यह स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच तक स्थित है, यानी कि उड़ीसा। महानदी का जो भाग है वह किस क्षेत्र में है? तो उड़ीसा। दूसरा है उत्तरी सरकार तट। दूसरा क्या है? उत्तरी सरकार तट, यह महानदी से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है, यानी कि बीच का प्रदेश है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट। उसके बाद है कोरोमंडल तट। कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का क्षेत्र कोरोमंडल का तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण धान की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा कोलेरू झील स्थित है। चिल्का व पुलकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। चिल्का झील और पुलकट झील भी किसमें स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदानों में स्थित है। उसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान से उत्तर से दक्षिण के स्थित प्रमुख डेल्टा निम्न है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान में यहाँ पे क्रमानुसार दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण में स्थित प्रमुख डेल्टा। तो पहला है महानदी का डेल्टा, ये उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी का डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है कृष्णा का डेल्टा यहाँ पे नहीं दिया गया है स्टेट का नाम। उसके बाद है कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु। कावेरी का डेल्टा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाया गया है, क्रम के अनुसार सजाया गया है। अगला टॉपिक है प्रमुख द्वीप, यानी कि प्रमुख द्वीप अगला टॉपिक है। इसे 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला है द्वीप समूह और दूसरा है अन्य द्वीप, यानी कि द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। तो द्वीप समूह 2 हैं, अंडमान एवं निकोबार। उसके बाद है लक्षद्वीप। उसके अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं तो श्रीहरिकोटा है, पंबन द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, उसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद माजुली द्वीप, ये नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है। नदी द्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा दूसरे अन्य द्वीप समूह जो निम्न है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप है वह किस क्षेत्र में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद है यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन बनता है
कि अंडमान और निकोबार किससे खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह, यह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। प्रवाल भित्ति संबंधित प्रमुख क्षेत्र, प्रवाल भित्ति संबंधित जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं, तो कच्छ की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार और मालवा है। उसके बाद है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह कितने छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, तो 572। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। ये स्टार पॉइंट है कि जो 10 डिग्री चैनल है किसे अलग करती है, तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करती है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है। जो अंडमान है उसमें कितने द्वीप हैं, तो 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल स्थित है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेल्युलर जेल कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। इस द्वीप समूह को मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, यहाँ पे मेडल नहीं होगा, सैडल चोटी उत्तरी अंडमान लगभग 738 मीटर, माउंट ड्यूबोली मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान लगभग 660 मीटर और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल है। यानी कि यह जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार उससे की मुख्य पर्वत चोटियाँ, तो जो सैडल चोटी है, सैडल चोटी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 738 मीटर है और यह कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद है माउंट ड्यूबोली पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 515 मीटर ऊंची है और यह मध्य अंडमान में स्थित है। उसके बाद है माउंट कयोब जो है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। और माउंट थुइलर ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर ऊंची है। इसमें किस अंडमान निकोबार द्वीप में शामिल है। अब है कोको स्ट्रेट अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डक्कन पास पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास पाया जाता है, तो डक्कन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है। ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वह किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद है जो बैरन द्वीप पर स्थित बैरन द्वीप उसके बाद है निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है। जो निकोबार है वो भी कई द्वीपों का समूह है। तो पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार, तीसरा है ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, यहाँ पे सुमात्रा होगा, सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये स्टार पॉइंट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो उसका अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तथा माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यहाँ जारवा, शाम्पेन आदि प्रमुख जनजातियाँ में लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जारवा और शाम्पेन जनजाति। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शाम्पेन जनजाति ने मतदान किया था।
अगला टॉपिक है लक्षद्वीप समूह। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप अरब सागर में परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है। यहाँ से बार बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, तो 36 द्वीपों का समूह है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है, तो कावारती, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों यानी कि मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनी कॉय अन्य स्रोतों में एंड्रोड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, तो मिनी काय। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव से अलग के कौन सा चैनल करता है, तो 8 डिग्री चैनल। उसके बाद है श्रीहरिकोटा। यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। पुलिकट जो झील है वह किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला टॉपिक है पंबन द्वीप। यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है। जो पंबन द्वीप है आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यह किस खाड़ी में स्थित है, पंबन द्वीप, तो मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूरद्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। अगला टॉपिक है अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि इससे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। जो अब्दुल कलाम में द्वीप है उसका पुराना नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। अगला टॉपिक है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो माजुली द्वीप है वह दुनिया का सबसे बड़ा नदी के द्वारा निर्मित किया गया द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। हाल ही में माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। अन्य संबंधित तत्व देखते हैं लोग। कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ तथा काठीवाड़ प्रायद्वीप को। खंबात की खाड़ी अलग करती है काठीवाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा एवं तापी नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप क्रमशः अलिया बेट तथा खदिया बेट हैं। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर यानी कि केरल का भाग है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये भी दक्षिण भारत का हिस्सा है। अगर पश्चिम घाट देता है तो भी अनाईमुड़ी होगी और दक्षिण भारत देता है तो भी अनाईमुड़ी होगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में स्थित है। कुछ अन्य स्रोतों में जिंदगड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। कुछ अन्य स्रोतों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिंदगड़ा अन्य स्रोतों में मिलता है। और ये जो नोट्स है उसमें क्या दिया गया है, तो महेंद्रगिरी। गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि गड़जात की पहाड़ी किस स्टेट में स्थित है, तो उड़ीसा में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसुबाई। भारत के हिमालयी राज्य यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसमें हिमालय फैला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल।
भारत एवं हिंद महासागर, इंडिया एंड इंडियन ओशियन। भारत हिंद महासागर के शीर्ष में एक ताज की भांति स्थित है। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में भारत की केंद्रीय अवस्थिति है जिससे इस क्षेत्र में भू राजनीतिक के भू सामरिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व है। यही कारण है कि विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर आधारित है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित पश्चिम यूरोप तथा पेट्रोलियम की दृष्टि से सर्वाधिक धनी तथा भू राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील मध्य पूर्व को एवं सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रहे पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग भारत के निकट से होकर गुजरता है। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा लगभग कितनी किलोमीटर है? तो 7500 किलोमीटर है तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का कुल क्षेत्रफल लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में 2/3 है। भारत इस क्षेत्र के संसाधनों का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ प्रतिवर्ष 41 लाख टन से भी अधिक समुद्री मछली का उत्पादन होता है। तटवर्ती क्षेत्रों में जलीय कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे रासायनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हिंद महासागर का गहन सागरीय क्षेत्र बहुधातीय पिंड को दृष्टि से भिन्न है, जिसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, क्रोमियम, सोना जैसे पदार्थ भारी मात्रा में मौजूद है। भारत नमक का अधिकांश भाग हिंद महासागर से प्राप्त करता है। भारत जो है वह नमक का अधिकांश भाग किस महासागर से प्राप्त करता है? तो हिंद महासागर से। हिंद महासागरीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा OTC के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्व के देशों में प्रसार में हिंद महासागर का योगदान रहा है, जिसके कारण इन देशों से भारत के मजबूत सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध रहे हैं। भारत की जलवायु पर हिंद महासागर का महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत की जलवायु पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव है? तो हिंद महासागर का। भारत की जलवायु सम बनाने में हिंद महासागर का योगदान है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रविष्ट है। भारत में आने वाली मानसूनी पवनें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर वर्षा कराती है। स्मरणीय तथ्य, अगला टॉपिक है स्मरणीय तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लाइन दिया गया है। हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान टर्शियरी काल में संपन्न हुआ है। महान हिमालय के प्रमुख दर्रे, महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो बुर्जिला दर्रा स्थित है, बड़ा लाचला दर्रा, जोजिला दर्रा एवं माना दर्रा। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। किस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का अपरदित खड़ा कगार है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उसको देखते हैं लोग। तो पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा के रूप में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं सेनकोट्टा है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वतों का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वतों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पर्वत है। भारत की तटीय सीमा का सर्वाधिक लंबाई क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा से हुआ है, अर्थात यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टर्शियरी सामुद्रिक वलित पर्वतों के फलस्वरूप हुआ है।
शिवालिक के श्रेणी का निर्माण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक काल में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। हिमालय की हिमरेखा 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व के बीच होती है। कन्याकुमारी कार्डिमम पहाड़ी के नज़दीक स्थित है। कन्याकुमारी किस पहाड़ी के नज़दीक स्थित है? तो कन्याकुमारी कार्डिमम पहाड़ी के नज़दीक स्थित है।